वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम यूपी टेट जो जनवरी 2022 में जो री एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, उसके हम पर्यावरण सेक्शन को देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आए हुए थे। उसको देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे, उसका लेवल था क्या था, और आपको किस प्रकार से उसको पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ईवीएस केवल यहाँ पर पर्यावरण, देखिए पर्यावरण अध्ययन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जिस प्रकार से आप सीटेट देते हैं उसमें पर्यावरण में होता क्या, केवल पर्यावरण की चीज़ें आती हैं। तो जो एनसीईआरटी से आप बुक्स को पढ़कर आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको बृहद सेक्शन, जिस प्रकार से जीएस के सेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पॉलिटी भी पूछी जाती है, जियोग्राफी भी पूछी जाती है और अच्छी तरीके से पूछी जाती है, इन्वायरमेंट तो पूछी ही जाती है। तो सभी को हम इसमें बताएंगे, देखेंगे, देखने के बाद आपको क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो का। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यार जरूर दें, वीडियो को लाइक करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है फूलों की घाटी, दोरांग घाटी, सुरमा घाटी, शांत घाटी की फूलों घाटी। तो जो सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर पाई जाती है शांत घाटी। अब बात आती है कि फूलों की घाटी कहाँ है। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोलते हैं, वहाँ पर फूलों की घाटी, वहाँ सबसे ज़्यादा फूल पाए जाते हैं। जो दोरांग घाटी है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। जो सुरमा घाटी है ये आपके मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। सुरमा घाटी मेघालय में, खासी और जयंतिया जो है पहाड़ों के बीच में पाई जाती है। और जो ये शांत घाटी है यह केरला में पाई जाती है। ये केरला तमिलनाडु का ये मिश्रित क्षेत्र होता है, यहाँ पे इसलिए जैव विविधता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता की बात करेंगे तो केरल और तमिलनाडु और आपका कर्नाटक का जो मिश्रित क्षेत्र होता है वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलायची, काली मिर्च भी उगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य देखना, यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये सत्य है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाला, ये भी सत्य है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान होता है। जो एलपीजी का उच्च ऊष्मीय मान भी होता है, यानी 1, 3, 4 तो सत्य है। तो यानी कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये क्या है? असत्य। यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता। अगर मीथेन का उत्सर्जन करता तो हम इसका क्यों इस्तेमाल करते? तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक इकोसिस्टम का घटक कौन कौन से? पौधे, जंतु, उत्पादक उपभोक्ता घटक, जैविक और अजैविक पदार्थ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जैविक और अजैविक। बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। अगला देख लीजिए, मकर रेखा। मकर रेखा दर्शाता है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैप देखना पड़ेगा। देखिए ये क्या है? वर्ल्ड का मैप है। ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब पर देखिए सबसे बीचों बीच क्या होती है? इक्वेटर लाइन होती है। क्या होती है? इक्वेटर लाइन होती है। इक्वेटर लाइन होती है। जो आपकी डैश डैश कर रहे हैं ये क्या है? आपकी कर्क रेखा। ये क्या है? आपकी कर्क रेखा है। और ये क्या है? मकर रेखा है। क्या है? ये आपकी मकर रेखा है। कर्क और मकर। जो कर्क होता है ये नॉर्थ में है तो 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? नॉर्थ में। और ये दक्षिण में है तो ये देखिए 0 डिग्री होता है। 0 से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे तो साउथ चलेगा। तो ये 23.5 डिग्री होता है साउथ। और भारत की जो अवस्थिति है यह किस पर है? आपकी कर्क रेखा पे। किस पर है? आपकी कर्क रेखा पे। किस पर है? कर्क रेखा पे। तो चलिए देख लेते हैं मकर रेखा। तो अब मकर रेखा की बात है, कर्क क्या था? नॉर्थ में था, तो उसका आंसर क्या होगा? जहाँ साउथ होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। और ये केवल 23 डिग्री था लेकिन होता है 23.5 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। कब किया था? 1935 में एजी टेंसले ने क्या किया था? इकोसिस्टम शब्द दिया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। जब यह क्वेश्चन आया था तो
मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं है तो उन्होंने तुक्का का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो आर्सेनिक उनका क्या होता है, वहाँ से लीकेज होता है वो, इसलिए वहाँ से क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा, वहाँ पे जल में भी आर्सेनिक अधिकतर पाया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क है, सॉरी, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, क्यों शुष्क है? निम्न ताप प्रभाव के कारण दाब प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव है। अब बात आती है दक्कन पश्चिम, देखिए ये भारत का है, देखिए ईस्टर्न है, ये क्या है, वेस्टर्न है, तो ये पश्चिम क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है, पश्चिम क्षेत्र। और दक्कन का प्रभाव कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र एमपी का जो साउथ महाराष्ट्र वाला एरिया क्या हो, दक्कन के प्रभाव में होता है। तो ये वाला एरिया क्या होता है, दक्कन होता है। जब दक्कन का प्रभाव है और यहाँ पर देखिए क्या है, पश्चिम घाटी है। जो भारत का जो दक्षिण पश्चिम जो प्रभाव होता है क्या होता है, इस तरफ पड़ता है, यहीं से क्या होता है, दो 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 भागों में बढ़ जाती है। जो दक्षिण पश्चिम प्रभाव होता है दो भागों में बढ़ जाती है, और एक भाग क्या होता है, इसके ऊपर होते हुए गुजरती है। जब ऊपर होते हुए गुजरती है तो क्या होता है, इसके इस साइड जो, यानी कि जो घाट के जो राइट साइड का जो होता है वहाँ पर शैडो पड़ जाता है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है, ये शुष्क हो जाता है। इसलिए दक्कन का बोला है तो हम दक्कन की बात करेंगे, नहीं तो उस पूरे एरिया में क्या होता है, शुष्कता पाई जाती है। तो दक्कन की बात किया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेन शेडो प्रभाव। रेन के कारण क्या होता है, शेडो पड़ जाता है, तो वहाँ पर शेडो पड़ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर शुष्क रहती है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा, यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को। एक होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जब संरक्षण अधिनियम बात करें, और एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का आंसर होगा आपका 72। कितना होता है, 72। देखिए सुरक्षा अधिनियम, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाला सौर विकिरण क्या कहलाता है? इसको छोटा कर देते हैं, चलिए देखिए, देखिए जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा से एकांत इकाई क्षेत्र में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या होते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। सूर्यातप क्या होता है, सूर्यातप होता है जितनी भी सन से जितनी भी लघु तरंगे आती हैं और क्या करती हैं, वे जितनी मैक्सिमम लघु तरंगे क्या होती हैं, आपस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्यों रिफ्लेक्ट होती हैं? क्योंकि वह पृथ्वी के झुकाव के कारण क्या होती हैं, वो तिरछी पड़ जाती हैं, जिससे क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। जितनी भी ऊष्मा प्राप्त होती है सन से डायरेक्टली लघु तरंगों के रूप में, उसी को क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। ऊष्मा बजट क्या होता है, ऊष्मा बजट, जितना ऊष्मा आता है पृथ्वी पर उतनी ही ऊष्मा क्या होती है, ट्रांसफर भी हो जाती है, यानी कि ऊष्मा का संतुलन, ऊष्मा संतुलन को ही क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट और सौर स्थिरांक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सौर स्थिरांक। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर, यूके। तो इसका आंसर है यूएसएसआर, यानी कि अगर यूएसएसआर ना हो तो रसिया को आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो शाकाहारी होता है, जीवाणु, शाकाहारी, मांसाहारी या मांसाहारी? जो घास भूमि क्या होते हैं, टिड्डे पाए जाते हैं, तो उनको खाने वाले कौन होते हैं, मांसाहारी होंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, जो पृथ्वी के पास, जैसे पृथ्वी है उसके पास में कौन सा वायुमंडल सबसे नजदीक पाया जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, जो पहला मंडल होता है क्षोभ मंडल। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता का जो अधिनियम था 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को। तो जैव विविधता अधिनियम है 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण के में सहायक होती है? क्या शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना? तो इसका आंसर होगा जैविक खेती। जैविक खेती में किसी भी प्रकार का क्या होता है, हम केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, हरी भरी अपने
सही मात्रा में होती है, उसमें संपूर्ण जो भी पौधों को ज़रूरत होती है उसमें उपयुक्त वो चीज़ पाई जाती हैं। तो क्या होता है, सबसे उपयुक्त खेती कौन सी होती है? जैविक खेती। इसलिए जैविक खेती को गवर्नमेंट भी क्या होती है, प्रमोट कर रही है। और आपको कमेंट में आंसर बताना है कि संपूर्ण जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उसको आपको नीचे कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो देखिए अम्लीय वर्षा होने का कारण है SO2 और NO2। तो सल्फ्यूरिक SO2 और NO2 दो प्रकार के हैं, या तो ऐसे लिख दे या तो सल्फ्यूरिक एसिड बताए। तो आपको क्या यहाँ पे आंसर होगा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण रेन वर्षा होती है। WWF से क्या आशा है? WWF देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आप वर्ल्ड वाइड फंड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल नहीं आ रहा है, लेकिन यल आपका रहेगा। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी का आंसर क्या है? तो मैंने बताया था फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? देखिए प्रदूषण की भारत में एक ही एजेंसी है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB बोलते हैं। जो इसकी स्थापना CPCB की जो स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। 22 सितंबर को हुई थी 1974 में। जो ये जल तथा वायु प्रदूषण में क्या करता है? निवारण करता है, उसका नियंत्रण करता है। तो वायु की गुणवत्ता जो होती है उसकी सुधार के लिए क्या करता है? परामर्श होता है, परामर्श देता है। क्या देता है? परामर्श भी देता है। कोटापेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, रॉकीज में, हवाई में, एंडीज में। तो जो कोटापेक्सी होता है वह एंडीज पर्वत में पाया जाता है। कहाँ? एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में क्या जानी जाती है? देखिए जो भारत का जो ये वाला क्षेत्र होता है, जो यहाँ से सांगपो निकलती है, तो तिब्बत में उसका नाम सांगपो होता है। लेकिन जब वह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। वही नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका क्या नाम हो जाता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब वो नदी बांग्लादेश में पहुंचती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यमुना होता है कि जमुना होता है। अब आपको नीचे कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को। तो यहाँ आपका उत्तर से ही पता चल रहा है, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1972 में, 85 में, 1981 में, 1973 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में क्या हो गया था? प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था 1973 में। 1972 में आया था, 1973 में लागू हो गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, पाया जाता है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? जो लखनऊ समझौता 1916 को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसके पहले जो अंग्रेज थे बाटोर राज, यानी कि भारत को मुस्लिम और हिंदुओं को क्या आपस में लड़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठा लिए थे। तो उसके बतौर इसकी जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना भी 19 की गई थी, ताकि इनको अलग से इनका प्रभाव बढ़ा दिया जाए और मुस्लिम को हिंदुओं से क्या किया जाए? उनसे लड़वाया जाए। तो इसी के लिए समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता 1916 का। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका गुजरात में। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग क्या होता है? चट्टानों की शक्ति का मापन। श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग तो बिल्कुल गलत होता है, लेकिन इस ऑप्शन में ये गलत होगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है यह प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु के मापन को। यह आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय
गान को अपनाया तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1905 को राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही आखिरी संविधान सभा की बैठक हुई थी। इस दिन कई कई जगह आपको 284 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 308 मिलेगा, तो दोनों याद करेंगे। इतने लोगों ने संविधान पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, यानी कि हमारा इसी दिन संविधान क्या हो गया था, संपूर्ण रूप से तैयार होके क्या हो गया था, उसको अपना भी लिया गया था। और आखिरी संविधान सभा की बैठक भी हुई थी। इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। क्या किया गया था, इनको अपनाया गया था। इसका आंसर क्या है, 24 जनवरी 1950। बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए अजैविक नहीं है यानी जैविक है। कौन, प्रोटीन, कवक, फास्फोरस, मृदा। देखिए अजैविक की बात करें, जो फास्फोरस है, जो मृदा है और जो प्रोटीन है, यह एक प्रकार के गुण दर्शाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन अजैविक नहीं है यानी कौन जैविक है, जिसमें जीव के गुण पाए जाते हैं, तो वो एकमात्र इसमें कवक ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है, तो एम्स्टर्डम में। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपके का जो लेवल है बहुत ही आसान है। और देखिए जिसने, ऐसी बात नहीं कि जिसने सारी पढ़ाई भी नहीं की तो उसके लिए भी आसान होगा, उसके लिए बहुत टफ है। बहुत से लोगों ने इसकी वजह से अपना टेट 2022 में हुआ था उसको क्लियर नहीं कर पाया है। बहुत लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए हैं इनकी वजह से, मैथ की वजह से, हिंदी की वजह से, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन थे, सीडीपी की वजह से भी। लेकिन अगर हम स्पेशली ईवीएस की बात करें तो ईवीएस बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है और उसका हमको केवल ऊपरी हिस्सा को पढ़ना है। देखिए आपको सिविल की तैयारी नहीं करनी। अगर आप सिविल की तैयारी करने लगेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, केवल आप ईवीएस में रह जाएंगे। ईवीएस मतलब केवल ईवीएस नहीं है, आपको साइंस भी इसमें दिया है, आपको जियोग्राफी भी दिया है, इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन दिए हैं। तो यानी कि क्या करना है, आपको संपूर्ण नहीं पढ़ना है, आपको केवल ऊपरी चीज़ें पढ़नी है। देखिए जो साइंस पढ़ेंगे तो दैनिक जीवन से हम लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ऊष्मा जो हीट है, इस प्रकार से क्वेश्चन, लाइट के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो दैनिक रूप से हम देखते हैं उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देख रहे हैं जो आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन आए हुए थे वो नॉर्मली क्वेश्चन थे, जैसे कि वायुमंडल से क्वेश्चन था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये तो सबको पढ़ना चाहिए। वायुमंडल हो गया, तारे से क्वेश्चन है तो देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। और देखिए भारत में वर्षा का प्रभाव, घाटियाँ, नदियाँ भी पूछ सकता है, पहाड़, पर्वत, ये सब चीज़ें भारत में कौन कहाँ टाइगर रिजर्व हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए इसमें क्वेश्चन आया था। यानी कि आपको ओवरव्यू लेना है। और दोस्तों इस सब की कंप्लीट स्टडी आपको इस चैनल पर वाईटी टीचर्स एकेडमी पर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैथ की आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो मैथ की क्लासेस के लिए भी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको यहाँ पर पूरी चीज़ बेसिक से लेके आपको इस टेट लेवल तक कराई जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।